हेलो, हाय एवरीवन, स्वागत है अगेन हमारे इस नए सेशन में। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन और उसके आंसर। ठीक है, जो बच्चे नए हैं उनको बताना चाहेंगे ये आज आपका तीसरा लेक्चर है। ठीक है, आज आपका तीसरा लेक्चर है। पहला और दूसरा लेक्चर देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल के साइंस वाले प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं। शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? देखिए भाई, ये जो क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं स्लाइड पे, वो सारे क्वेश्चंस आपके बुक में दिए गए हैं। ठीक है, आपकी किताब में है, किताब से आप लोग मिला लीजिएगा। बात यह है ना कि यहाँ पे आपका जो किताब का PDF वगैरह है उसके फॉन्ट बहुत ही छोटे हैं, सो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। मैं आपको दिखा दूं, देखिए ये आपका किताब का क्वेश्चंस है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों करते हैं। बहुत उसके फॉन्ट बहुत छोटे हैं। ठीक है, तो भाई बहुत मेहनत करना पड़ा इसको PPT बनाने के लिए। देखिए आप लोग, और हाँ आप लोगों को बता दूं, जो आपका पहला चैप्टर है उसमें जो लिखने वाले क्वेश्चंस है, जैसे रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, विकृत गंधिता क्या होती है, संक्षारण क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होती है, उसको संतुलित करिए, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको पहले और दूसरे वीडियो में जो लेक्चर कराया गया है उसमें मिल जाएंगे। यहां पे आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो इक्वेशन संबंधित है, जो मैथमेटिकल मतलब कह सकते हैं कैलकुलेशन वाले हैं, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कराए जा रहे हैं। ठीक है, और ये बहुत ही अच्छा वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। आप लोग बिल्कुल आखिरी तक देखिएगा। ठीक है, देखते हैं वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। भाई बात यह है ना, मैग्नीशियम जैसे आपको पता ही होगा कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ, वायु में ऑक्सीजन गैस पाई जाती है ना, तो ऑक्सीजन के संपर्क में आके कौन सा गैस बना लेती है भाई? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये संतुलित हो गया है। तो उस पे क्या है ना, जो मैग्नीशियम रिबन की छड़ है उस पे मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। ठीक है, और आपको पता ही होगा कि वायु में काफी धूल कंकड़ भी होते हैं, वो भी उस पे जम जाते हैं। तो हम जब वायु में जलाते हैं ना, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको क्लीन करते हैं, साफ करते हैं। ठीक है, जिससे आसानी से वो जल सके। तो वही है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ कर देते हैं ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत हट जाए। ठीक है, अभी आपको बताया गया। जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन और CO से अपक्रिया करके फलस्वरूप रिबन पर बना था। ठीक है, जो उस पे अशुद्धि जम जाती है उसकी परत पे, वही सब साफ करने के लिए, उसको शुद्ध करने के लिए, तो ऐसा करने पर मैग्नीशियम रिबन आसानी से जलने लगता है। ठीक है, मतलब उसके अशुद्धियों को हटाने के लिए हम ये कह सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपके बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है, तो इसको जो है अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। मैं यहां लिख दे रहा हूं, कहां चला गया भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित रासायनिक अपक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। ठीक है, आपको क्या करना है, संतुलित समीकरण बनाना है, और संतुलित समीकरण बनाने से पहले आपको इसको रासायनिक समीकरण भी बनाना पड़ेगा ना। और आपको पहले लेक्चर में बताया भी गया था कि आपको कम से कम आवर्त सारणी में 25 तक तो उसके प्रतीक तो पता ही होने चाहिए, प्रमाण क्रमांक तो पता ही होने चाहिए। ठीक है, तो यहां पे प्रतीक का ही सारा खेला है और उसके फार्मूला का। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, रासायनिक समीकरण बनाएंगे। फिर रासायनिक समीकरण बनाने के बाद कंपेयर करेंगे, बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर है या नहीं है। बराबर नहीं है मतलब असंतुलित है, तो उसको क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। ठीक है, देखते हैं। हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये क्या बन रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन और क्लोरीन ये दोनों रासायनिक अपक्रिया करवाए जा रहे हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है। तो सबसे पहले हम इसको रासायनिक समीकरण के रूप में लिखते हैं। ठीक है, फिर अब देखते हैं, इसको कंपेयर करते हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष। और आपको अच्छे से पता होगा, ये बताया भी जा चुका है कि जो रासायनिक अपक्रियाओं में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं, और जो इससे प्राप्त होते हैं अभिकारक से, उसे उत्पाद कहते हैं।
मतलब बायां पक्ष हमारा क्या है, अभिकारक है, और दायां पक्ष हमारा क्या है, उत्पाद है। ठीक है, सो देखिए यहां पे हाइड्रोजन जो है 2 है और यहां पे हाइड्रोजन क्या है, सिंगल है, मतलब अकेला है। तो भाई इसको तो हमको 2 बनाना होगा, है ना। चलो ठीक है, बना लेते हैं, अभी आगे और देखते हैं। Cl2 ये क्लोरीन पे 2 है, यहां पे क्या है, क्लोरीन सिंगल है, मतलब यहां पे दोनों के 2 परमाणु है, यहां पे क्या है, सिंगल है। तो भाई क्या करेंगे बताइए, अगर हम यहां पे 2 लिख देंगे तो ये संतुलित हो जाएगा ना भाई, बिल्कुल। चलो देखते हैं, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, ठीक है, Cl2 क्लोरीन 2 और क्लोरीन 2, ये संतुलित हो गया भाई। अभी तक क्या था, जो 2 नहीं लिखा था तो असंतुलित था, और आपको पता होगा कि कोई भी समीकरण अगर असंतुलित है तो उसे कंकाली समीकरण या ढांचा समीकरण बोलते हैं। ठीक है, अभी ये कंकाली समीकरण नहीं है, ये संतुलित हो गया है। ठीक है, और आपको पता ही होगा कुछ आपके आसपास ऐसे भी लोग होते हैं, कुछ अलग टाइप के, उनका जो है माइंड जो है संतुलित नहीं होता, संतुलित होता है, तो उनको भी हम लोग ऐसे कहते हैं ना, भाई देख लो कंकाली की तरह लड़ रहे हैं, या कंकाली की तरह जो है गाली गलौज कर रहे हैं। तो हम ये भी देख सकते हैं कि कंकाली का मतलब ये होता है कि असंतुलित, उसका वहां पे दिमाग जो है असंतुलित है, और यहाँ पे क्या है, इसका समीकरण असंतुलित है। तो जब असंतुलित होता है मतलब कंकाली, है ना, और कंकाली समीकरण को ढांचा समीकरण भी बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो भाई चलिए देखते हैं। तो ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन 2 था, 2 और क्लोरीन 2, ये संतुलित हो गया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। हाँ, आपको बता दूं, एग्जाम्पल के रूप में बता देता हूं। जैसे मान लीजिए यहां पे लिखा हुआ है हाइड्रोजन 2, ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है हाइड्रोजन 2 और दूसरे साइड में लिखा है 2H, तो इसका मतलब क्या है, दोनों इक्वल हैं। ठीक है, अगर किसी के नीचे लिखा हुआ है और किसी के पहले लिखा हुआ है तो दोनों इक्वल माने जाएंगे, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये भी आगे बहुत ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आपको पहले इक्वल करना पड़ेगा, और इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ता है, 2 से गुणा करना पड़ता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां पे लिखा है Cl2, एग्जाम्पल बता रहा हूं, 2Cl2, और यहां पे लिखा है 2Cl, एक मिनट भाई, 2Cl2 और O, मान लीजिए O लिखा हुआ है, और यहां पे क्या है, O2 है। ठीक है, एग्जाम्पल बता रहा हूं। तब यहां अगर कंपेयर करेंगे तो O2 दिया है, और यहां पे क्या है, O2 तो नहीं लिखा है नीचे ना, लेकिन इसके पहले लिखा हुआ है 2, और ये साथ में है, ये साथ में, ये नहीं कि प्लस है बीच में। अगर बीच में प्लस होता तो हमको O को 2 बनाना पड़ता, और O को 2 बनाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है भाई, 2Cl2, और यहाँ पे O2 लिखा है, यहाँ पे O सिंगल, अभी तो आपको दिख रहा होगा नीचे, लेकिन भाई इसके पहले लिखा हुआ है, Cl2 से पहले 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 2 इसमें, इसको भी माना जाएगा, O में भी माना जाएगा। ठीक है, अगर किसी के पहले लिखा गया है कोई भी परमाणु की संख्या, तो ये नीचे भी माना जाएगा। तो ये दोनों एक प्रकार देखा जाए तो इक्वल ही है, हालांकि कोई रासायनिक अपक्रिया का नाम है या नहीं है, ये केवल एग्जाम्पल के रूप से बताया जा रहा है। ठीक है, कि ऐसे आपके बायां पक्ष और दायां पक्ष इक्वल माने जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अभी आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा जब आप लोग आगे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब देखिए, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, इससे क्या बन रहा है, अपक्रिया होने के बाद बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड बन रहा है। ठीक है भाई, अब देखिए सबसे पहले इसका रासायनिक सूत्र लिखना होगा। अब भाई यहां पे तो प्रतीक से भी काम नहीं चलेगा, यहां पे तो रासायनिक सूत्र पता होना चाहिए, ये प्रतीक से ही पते होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड को हम लोग क्या बोलते हैं, कैसे लिखते हैं, BaCl2। ठीक है, एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का 3। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस ये हो जाएगा एल्युमिनियम क्लोराइड Cl3। ठीक है, ये आपका क्या है, रासायनिक सूत्र है। अब इसको आपको संतुलित करना है,
तो भाई आप लोग देखिए, सबसे पहले Ba का देखेंगे हम लोग। यहां पे 2Al 2Al2 Al2SO4 Al2Cl3 Al2, यहां पे अगर एल्युमिनियम क्लोराइड है ना तो यहां पे Al नहीं रहेगा, ठीक है, यहां पे अभी Al नहीं रहेगा, एल्युमिनियम क्लोराइड बन रहा है ना भाई, तो AlCl3 और BSO4, यहां BaCl2। चलिए अब देखिए आपका ये समीकरण बन गया है, हम लोग संतुलित करेंगे। सबसे पहले देखेंगे Ba का, तो यहां पे Ba लिखा हुआ है, सिंगल है, यहां पर भी Ba सिंगल है। चलिए अभी तक तो संतुलित है, दोनों तरफ जो है Ba, बायां पक्ष और दायां पक्ष अभी तक बराबर है ना। अभी Cl2 दो, Cl2 कितने हैं, 2 हैं, यहां पे Cl कितने हैं, 3 है, ठीक है, यहां पे 2 है, यहां पे 3 है, तो इसका मतलब इसको 3 बनाना होगा भाई, बनाएंगे भी। इसको देख लेते हैं, Al2 यहां पर Al कितना है, सिंगल है, ठीक है, तो सबसे पहले हम Al को बनाते हैं 2, तो Al को जब 2 बनाएंगे तो 2Al और Al2 दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, बराबर हो गए ना भाई। जब ये बराबर हो गए यहां पे, तो ये देखिए Cl जो था यहां 3 था, अब Cl से पहले भी अगर 2 आ गया तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 2 नहीं, हम 6 या 2 3 6 हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो Cl कितना हो गया, इस साइड 6 हो गया, और यहां पे Cl कितना था, 2 था। अब Cl को इधर भी तो आपको 6 बनाना होगा, तो जब Cl 2 है, इसको 6 बनाना होगा, तो क्या किससे गुणा कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे, है ना। तो यहां हम लिख देंगे 3, और जैसे हम 3 Ba मतलब 3 यहां लगाते हैं तो आपका Cl2 तो यहां संतुलित हो गया। लेकिन एक चीज और देखेंगे, जो Ba है ना, Ba के पहले जो है 3 लिखने से क्या हो जाएगा, अब Ba का भी तो 3 हो जाएगा, इसका मतलब 3 Ba हो गया। अब यहां पे पहले सिंगल Ba था, यहां भी सिंगल Ba था, तो दोनों क्या थे, इक्वल थे। बट यहां पे जैसे हम 3 लिखते हैं तो भाई हमको यहां भी 3 बनाना होगा ना, तभी तो इक्वल माने जाएंगे। तो यहां भी 3 लिख दिए, 3 कर दिए, ठीक है। जब 3 Ba इधर कर दिए तो Ba भी संतुलित हो गया। अब जब Ba संतुलित हो गया, देखते हैं इसके साथ में क्या है, SO4 4 3 12, मतलब SO कितने हो गए, 12। और इधर देखेंगे SO कितना है, 4 3 12, यहां पर भी SO 12 है। इसका मतलब ये हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया है, ठीक है। समझ में आया, नहीं आया तो अभी फिर आप लोग जो है वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लीजिएगा, 2 बार 3 बार से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष कंपेयर करते हैं एक एक एलिमेंट का, ठीक है। फिर एलिमेंट का कंपेयर करने के बाद देखते हैं किसकी कमी है, उसको वहां पे लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद संतुलित कर लेते हैं। चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं, अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा बिल्कुल। लिखा है सोडियम प्लस जल सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाता है, ठीक है। मतलब यहां पे आपका जो सोडियम है Na, जल के साथ अपक्रिया करके भाई क्या बना रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और प्लस क्या बन रहा है आपका, हाइड्रोजन, ठीक है। आप लोगों को दिख रहा होगा ये Na है, सोडियम प्लस H2O जल, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है NaOH, और आपका हाइड्रोजन, ठीक है, ये बन रहा है। अब आप लोग देखिए, कंपेयर करिए, क्या दोनों पक्ष बराबर हैं, आपका बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर है। तो यहां पे देखेंगे Na सिंगल है, Na अकेला है, यहां पर भी क्या है, Na सिंगल है, तो इसका मतलब ये तो अभी तक सही है यहां पे। फिर आगे देखेंगे H2, यहां पे H2 है और यहां पे H2 है और यहां पर एक H है, मतलब H कितने हो गए इस साइड, 3 H हो गए, और यहां पे भाई कितना H है, 2 H है। बाएं पक्ष में 2 H है और दायां पक्ष में 3 H है, 3 H है, ठीक है। तो ये तो H हमारा संतुलित नहीं है। तो H को संतुलित करने के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, बताइए। अगर यहां 2 लिख देते हैं तो H की संख्या हो जाएगी 4, ठीक है। और अगर यहां 2 लिख देंगे तो H की संख्या हो जाएगी 4। इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, बोलिए, 4 1 5 हो जाएगा ना, और यहां पे कितना रहेगा, 4 रहेगा। हम लोग यहां पे लिखते हैं
2। अब देखिए 2H2, H2 की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई, और यहां पे अभी 4 है, यहां पे हम लोग लिखते हैं 2, तो यहां पे कितनी हो गई? 2H यहां पे और 2H यहां पे, 4H, और यहां पे कितने हो गए भाई? 2 दूनियम 4, 4H इधर भी हो गए। इसका मतलब बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या हो गया भाई? बराबर हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन आपके 2 दूनियम 4 हो गए, और यहां पे आपके 2 हाइड्रोजन थे और यहां पे 2 हाइड्रोजन, तो आपके 4 हाइड्रोजन हो गए। लेकिन साथ ही साथ आपके जो ये सोडियम है ये भी 2 लग गया ना उसके पहले, तो सोडियम संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। तो भाई बायां पक्ष में भी हमको 2 बनाना पड़ेगा ना सोडियम को, तभी तो समीकरण संतुलित माना जाएगा। अब आप देखिए एक एक एलिमेंट का, सोडियम 2 हो गया, सोडियम 2, चलिए बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन कितने हैं? 2, यहां पर कितने हैं? 2, देखिए पहले लिखा हुआ है ऑक्सीजन से पहले इधर 2, तो ये भी अभी सही हो गया। और आपके हाइड्रोजन 2 दूनियम 4, और यहां से 2H, यहां से 2H, 4H, मतलब ये भी आपके क्या हो गए? समीकरण संतुलित हो गए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित क्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। अब देखिए ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट की विलयन अपक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, इसका आंसर यहां पे लिखा गया है। बेरियम क्लोराइड हो गया और सोडियम सल्फेट, इसके साथ क्या है? अपक्रिया कराया जा रहा है भाई। फिर क्या निकल के आ रहा है? सोडियम क्लोराइड निकल के आ रहा है और बेरियम सल्फेट। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। रासायनिक समीकरण इसको क्या करना था? बनाना था, वो भी संतुलित रूप से। तो ये आपका यहां पे बनाया जा चुका है। ठीक है, और दूसरा देखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में, ये है आपका हाइड्रोजन अम्ल के साथ जल में से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड तथा विलयन तथा जल बनाते हैं। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो इसके आंसर यहां पे लिखे गए हैं, आप लोग स्क्रीन शॉट लेना चाहें स्क्रीन शॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। भाई X का नाम हमको ज्ञात करना है। देखिए यहां पे रीजनिंग का भी क्वेश्चन आ गया है ना। अब आपके जो है IQ लेवल पे ये टेस्ट किया जा रहा है तो साइंस ही, लेकिन इसमें रीजनिंग भी घुस गया। अब कैसे घुसा आप लोग बताइए। तो देखिए क्या कह रहा है, किसी पदार्थ X के विलयन, कोई ऐसा पदार्थ है जिसका नाम भी होगा, अभी आप लोग देखेंगे उसका क्या नाम है, उसके विलयन से क्या करते हैं हम लोग? सफेदी करने के लिए उपयोग करते हैं। मतलब ऐसा पदार्थ है, उसका यूज हम लोग क्या करते हैं? सफेदी करने के लिए। ठीक है, तो भाई बताइए आप लोग, सफेदी करने के लिए किसका यूज होता है? चूना का यूज होता है ना, चूना का यूज होता है। और चूना किस प्रकार की होती है? वो जो सफेदी में यूज किया जाता है, बुझा चूना। तो वो X का नाम क्या है? बुझा चूना है। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए, पदार्थ का नाम क्या है? बुझा चूना। ठीक है, बुझा चूना मीन्स ये है कि जो चूना बुझा नहीं है, सूक्ष्म चूना भी कह सकते हैं। बिना बुझा चूना नहीं, सॉरी, आप लोग लीजिए बिना बुझा चूना। ठीक है, ये जो X का नाम है जो हमारा सफेदी में यूज होता है ना, वो सूक्ष्म चूना यूज होता है, मतलब बुझा चूना नहीं होता है, बिना बुझा चूना होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लीजिए शुष्क चूना। ठीक है ना भाई, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। यहां पे मैंने बुझा चूना बता दिया था, इसको बिना बुझा चूना कर लीजिए, और उसे ही बोलते हैं शुष्क चूना। ठीक है, अब इसका जो सूत्र है, हम लोग सूत्र लिखेंगे CaO। ठीक है, लिख लीजिए CaO उस चूने का नाम है, बिना बुझा हुआ चूना, मतलब सूक्ष्म चूना, उसका सूत्र क्या है? CaO। ठीक है, चलिए देखते हैं ऊपर फर्स्ट में, ये पहले क्वेश्चंस में लिखे पदार्थ की जल के साथ अपक्रिया लिखिए।
अब भाई देखिए, अगर आपको पदार्थ का नाम नहीं आ रहा है, यहां से पता नहीं चल रहा है, तो आप दूसरे का आंसर भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पहले पदार्थ का नाम पता होना चाहिए। पदार्थ का नाम को पता चल गया, क्या है? CaO, जिसे बोलते हैं शुष्क चूना या बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। CaO, अगर हम लोग CaO को जल के साथ अपक्रिया करवाते हैं, चलिए करवा दीजिए भाई, तो हमको क्या प्राप्त होता है? हमको प्राप्त होता है CaOH2। ठीक है, हमको क्या प्राप्त होता है? CaOH2, और इसे बोलते हैं बुझा हुआ चूना। ठीक है, इसे बोलते हैं बुझा हुआ चूना। इसका रासायनिक नाम भी लिख लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। लिख लीजिए आप लोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अरे सॉरी, ये सोडियम क्या, Ca है ना, इसको आप लोग लीजिए। क्या भाई दिमाग में क्या चल रहा है? Ca लिखा हुआ है, हम भी कैल्शियम रहेगा ना, सोडियम कहां से रहेगा भाई? कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिए अच्छे से, मैं लिख दे रहा हूं भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक मिनट। ठीक है, CaOH2, ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। गलती से क्या निकल गया था भाई? सोडियम हाइड्रोक्साइड निकल गया था। ठीक है, तो ये क्या बोला था भाई? दूसरा क्वेश्चन, CaO अगर जल के साथ अपक्रिया हो रहा है भाई इसका, तो CaOH2 बन रहा है, जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, या इसे बोलते हैं क्या? बुझा हुआ चूना। बुझा चूना भी बोलते हैं इसे। ठीक है, बुझा हुआ चूना, बुझा चूना बोलते हैं। नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके बोर्ड के एग्जाम में ये भी क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो भाई क्या कह रहा है, जब लोहे की कील, मान लीजिए लोहे की कील है ये, ठीक है, ये लोहे की कील है, इसको हम Fe बोलते हैं। ठीक है, और ये आपका इसमें क्या है? इसमें है CuSO4। ठीक है, अब ये CuSO4 का विलयन है, इसमें इस कील को डुबाया जाता है। ठीक है, ये जो कीली है लोहे की, इसको हम लोग इसमें डुबा देते हैं, और कुछ देर के बाद देखते हैं इसका जो कलर है, इसका कलर वो बदल जाता है। ठीक है, क्यों बदल जाता है वही हमको बताना है भाई। ये बात है कि Fe जो है ना, कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है, इसकी जो सक्रियता है कॉपर से ज्यादा है, इसलिए ये SO4 के साथ मिलके क्या करता है? फेरस सल्फाइड बना देता है, जिसे आयरन सल्फाइड भी बोलते हैं। सो यही रीजन है कि जो Fe है कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है। ठीक है, और आपको पता ही होगा ये जो अभिक्रिया बन रहा है इसे क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलेंगे? विस्थापन अभिक्रिया, है ना। इसका समीकरण क्या था भाई? Fe प्लस COSO4, और ये अभिक्रिया करने के बाद FeSO4 प्राप्त होता है, प्लस कॉपर को अलग कर देता है। मतलब कॉपर के स्थान पे खुद चला जा रहा है, कौन? Fe। ठीक है, उसको वहां से दूसरे स्थान पे भेज रहा है। तो ये विस्थापन अभिक्रिया का भी एग्जाम्पल है। ठीक है, इसको बताया गया है, आप लोगों को पता ही होगा। चलिए देख लेते हैं क्या लिखा है। जब लोहे की कील को नीले रंग के कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग जो है नीला हल्का मलिन हो जाता है।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि Fe जो है CO से अधिक अभिक्रियाशील है ना भाई। जैसा कि बताया गया, इसका जो अभिक्रियाशील है उस श्रेणी में क्या है, Fe उच्च स्थान पे है, ठीक है। जो कॉपर को विस्थापित कर देता है, कॉपर को वहां से क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है, हटा दे रहा है, ठीक है। और आयरन सल्फेट तक कॉपर धातु बनती है। नोट कर लीजिए आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई आज का ये, ठीक है। और आपके एग्जाम में 100% कह सकते हैं उपचयन या अपचयन से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। एक समीकरण ऐसे दे देगा, बोलेगा इसमें कौन सा, किसका उपचयित हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, या फिर क्वेश्चन पूछेगा उपचयन तथा उपचयित को समझाइए। और आपको अगर समझाना होगा तो बिल्कुल आप लोग क्या करेंगे, उदाहरण सहित समझाएंगे, है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। 4Na प्लस O2। अब देखिए यहां पे जो S लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या है भाई, ये सॉलिड है ना। और ये आपका G क्या है, यहां पे गैस है। ये जो आपके अभिकारक में और आपके जो उत्पाद में लास्ट में लिखे रहेंगे SG या L मतलब लिक्विड, वो सब क्या होगा, उसका प्रतीक लिखा गया है ना। जैसे यहां पे क्या है, S है, ये क्या है, सॉलिड है। हालांकि हमको ये नहीं देखना है, तो समझना है केवल, बाकी हमको तो मेन एलिमेंट उसके देखने हैं, ठीक है। अब यहां पे देखिए 4N, यहां पे सिंगल है और यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन से अभिक्रित कर रहा है, मतलब ऑक्सीजन से मिल रहा है, संयोग कर रहा है, ठीक है। तो आपको पता ही होगा, एक बार फिर से देख लेते हैं। उपचयन, उपचयन भाई किसे कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है ना। ऑक्सीजन की क्या होती है, वृद्धि होती है ना। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है उसे क्या बोलेंगे, उपचयन बोलेंगे। इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की क्या होती है भाई, कमी होती है, ठीक है। हाइड्रोजन की क्या होती है, कमी होती है, उसे क्या बोलते हैं, उपचयन। और अपचयन क्या होता है भाई, इसका जो है बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल उल्टा। अब जैसे इसमें वृद्धि हो रहा है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, कमी हो जाएगा, है ना। ऑक्सीजन को ये त्याग कर देता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, इसका मतलब हाइड्रोजन की बढ़ोतरी हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। अब आप लोग आसानी से कर सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। उपचयन बोले तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, साथ साथ हाइड्रोजन की कमी भी होती है, ठीक है। और वही अपचयन में बात करेंगे तो इसका बिल्कुल विपरीत होता है। अब यहां पे आप देख रहे होंगे तो Na जो है सोडियम, सोडियम के साथ ऑक्सीजन मिल जा रहा है ना। सोडियम के साथ ऑक्सीजन मिल रहा है, मतलब ऑक्सीजन की यहां पे क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और अगर ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है भाई, उपचयन हो रहा है इसका, किसका, Na का। तो सोडियम का यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि उपचयन हो रहा है, ठीक है। और साथ साथ ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्योंकि देखिए ऑक्सीजन है ना, यहां पे है, नहीं है। ऑक्सीजन क्या हो गया, इस साइड में आपकी कमी हो गई, नहीं दिख रहा होगा आपको ऑक्सीजन ना, कहीं दिख रहा है प्लस में। तो इसका मतलब हमारा ऑक्सीजन की क्या हो जा रही भाई, कमी, और ये अपचयन हो जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर लिखेंगे कि सोडियम का नाइट्रोजन का उपचयन हो रहा है और साथ साथ ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगी उपचयन कहलाएगा, और जिसमें ऑक्सीजन की कमी होगी अपचयन कहलाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस H2 साथ में बन रहा है क्या, Cu और H2O, ठीक है। अब आप देखेंगे यहां पे CuO, यहां पे क्या ऑक्सीजन दिख रहा है, नहीं ना। ऑक्सीजन की क्या हो गई भाई, कमी हो गई। और ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, अगर ऑक्सीजन कमी हो रही है तो उसे क्या बोलेंगे, अपचयन बोलेंगे, है ना। और दूसरे साइड देखेंगे तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिल रहा है, मतलब ये आपका ऑक्सीजन की क्या हो जा रही है, वृद्धि हो जा रही है।
और ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाएगी तो भाई क्या कहलाएगा? उपचयन कहलाएगा। ठीक है, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे कॉपर का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है, और साथ साथ आपका हाइड्रोजन का क्या हो रहा है भाई? उपचयन हो रहा है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीचे दी गई अभिक्रियाओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? आपको एक समीकरण दिया गया है और बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन यहां पे असत्य है। असत्य बताना है और क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, आपका समीकरण क्या है? 2BO सॉलिड है C, और यहां पे 2B और प्लस CO2, इसी में बताना है। तो सबसे पहले इसका नाम लिखते हैं। ठीक है, ये क्या है? तो ये जो है आपका 2BO, इसे बोलते हैं हम लोग लेड ऑक्साइड, है ना भाई? आपको ये सब पता होने चाहिए। ठीक है, रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र तो बिल्कुल पता होने चाहिए। ठीक है, दूसरा आपका क्या है? C, ये तो ये आपको पता ही होगा भाई, कार्बन है। इस साइड PB मतलब लेड, लेड मींस सीसा, है ना भाई? और दूसरे साइड देखेंगे तो आपका क्या है? ये CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये आपका यहां पे क्या है? इसके रासायनिक समीकरण के जो है रासायनिक नाम लिख दिए गए हैं। अब आप लोग देखिए, सबसे पहले सीसा अपचयित हो रहा है भाई, सीसा यहां है। इससे पहले आप लोग एक नोट करके लिख लीजिए। देखिए क्या है भाई कि जो ये आपका अभिकारक है, आपको पता ही होगा, जो लेफ्ट साइड में होता है बायां पक्ष, ये अभिकारक होता है और दायां पक्ष उत्पाद होता है। तो ये जो उपचयन या अपचयित या अपचयन जो क्रिया होती है ना, ये केवल और केवल आपके अभिकारक पे होती है। ठीक है, ना कि उत्पाद पे। ठीक है, तो जो भी ये उपचयित या अपचयित होगा यहां पे, ये किस पे होगा? अभिकारक पे होगा। और यहां पे अभिकारक क्या लिखे गए हैं? लेड ऑक्साइड और कार्बन, है ना? और उत्पाद क्या है? सीसा और कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप लोग कहीं नोट करके लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उपचयन या फिर अपचयन, ये हमेशा अभिकारक के साथ होती हैं। ठीक है, उपचयन या अपचयन ये हमेशा अभिकारक के साथ होती हैं। अभिकारक यहां पे क्या है? लेड ऑक्साइड और कार्बन। उत्पादों के साथ नहीं, या उत्पाद के साथ नहीं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। यहां पे क्या कह रहा भाई कि जो आपका ये उपचयन या अपचयन, ठीक है, ये जो होगा किसमें होगा? केवल अभिकारक में होगा, उत्पाद में नहीं होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्या है भाई। सीसा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तो भाई सीसा और कार्बन डाइऑक्साइड तो आपके क्या है? उत्पाद है। तो वैसे ही गलत हो जाएंगे ना, ये दोनों क्या हो जाएंगे? असत्य हो जाएंगे। ये दोनों आपके जो हैं असत्य हो जाएंगे। और असत्य पूछा था, तो इसका मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां पे जो सीसा और कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया है, ये दोनों क्या है? उत्पाद हैं, और उत्पाद का उपचयन या अपचयन नहीं होता है। ठीक है, इसलिए दोनों ऑप्शन जो है गलत है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, कार्बन उपचयित हो रहा है। चलिए देखिए अपने समीकरण में चलते हैं। तो हमारा यहां पे लेड ऑक्साइड के साथ कार्बन, ये है यहां पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिल रहा है। देखिए आप, कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिल रहा है, मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है कार्बन में। तो इसका मतलब जब वृद्धि हो रहा है तो क्या होगा? बताइए, उपचयित होगा। तो इसका मतलब ये क्या है? सत्य है। ठीक है, जब कभी भी उपचयित हो रहा है, जब कभी भी आपका ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है, उपचयन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो लेड ऑक्साइड यहां पे क्या भाई? ऑक्सीजन था, यहां पे ऑक्सीजन क्या है? नहीं है साथ में, ऑक्सीजन की कमी हो गई
और जब ऑक्सीजन की कमी हो गई तो इसका मतलब ये क्या हो गया, अपचयित हो रहा है। तो ये भी सही है बिल्कुल, ठीक है। अभी देखिए आपको बताया भी गया था ना कि जब कभी भी ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई तो उपचयन होगा, और जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो अपचयन होगा, ठीक है। तो सेम यहां पे हो रहा है फॉलो। तो आपका जो पहला और दूसरा ऑप्शन था ये असत्य था, वही आपका पूछा गया था, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है भाई। Fe2O3 प्लस 2Al और ये क्रिया करने के बाद Al2O3 प्लस 2Fe, यहां पे लिख देते हैं हम लोग, साफ साफ इसको समझते हैं। Fe2O3 प्लस 2Al और ये अभिक्रिया करने के बाद क्या प्राप्त हो रहा है, Al2O3 प्लस 2Fe, है ना, यही समीकरण है आपका। अब इसमें बताना है किस प्रकार के अभिक्रिया है ये। तो संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, ये जो अभिक्रिया के नाम दिए गए हैं इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जा चुका है आपके पहले और दूसरे लेक्चर में, मतलब ये एक्सप्लेन किया गया है, तो आप लोग जरूर देखिएगा जो बच्चे नए हैं, ठीक है। और कहाँ मिलेगा आपको ये वीडियो, तो भाई इसी यूट्यूब चैनल के साइंस वाले प्ले स्टोर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या है, ये जो Fe2O3 है यहां पे क्या हो जा रहा है, अलग हो जा रहा है, किससे, O से। तो यहां पे जो है ये बिछड़ गया, इसको कौन, ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन से बिछड़ गया, और ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ गया, Al जुड़ गया, ठीक है। मतलब Al यहां पे आया, ऑक्सीजन के साथ मिल गया और Fe को साइड कर दिया, विस्थापित कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। मैं आपको बताया था कि भाई एग्जाम्पल के रूप में कि 3 दोस्त हैं, एक रूम में ए रहता है, दूसरे रूम में बी और सी रहता है ना। ए जो है कुछ दिन के बाद सी से मिल गया, बी को वहां से साइड में कर दिया, तो वो विस्थापित कर दे रहा है ना वहां से, तो इसका मतलब वो किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगी, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। तो सेम यहां पे हो रहा है, फॉलो कर रहा है ना। ये जो है Al जो है Al2, मतलब Al2 जो है किसके साथ, ये Al किसके साथ मिल जा रहा है, O3 के साथ, ऑक्सीजन के साथ मिल जा रहा है ना। तो यहां पे किस प्रकार की अभिक्रिया, वही पूछा था, केवल यही पूछा था और कुछ नहीं पूछा था, विस्थापन अभिक्रिया। क्या भाई, ये विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। ऑप्शन यहां पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही उत्तर पर निशान लगाइए, ठीक है। कोई लोह चूर्ण उस पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले ना इसका हम लोग क्या लिखते हैं, रासायनिक नाम लिखते हैं। हाँ बिल्कुल, रासायनिक नाम हम लोग लिखेंगे, और जब रासायनिक नाम लिख लेंगे तो हम लोगों का आंसर बिल्कुल आ जाएगा। तो भाई रासायनिक नाम क्या है, Fe प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, और इसको हम लोग जब रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, FeCl2 प्लस क्या, हाइड्रोजन गैस निकलती है। एक बार कंपेयर कर लें कि यह संतुलित है कि नहीं है। तो यहां पर हम देख रहे हैं Fe सिंगल है, चलिए ठीक है। यहां पे क्लोरीन 2 है और यहां पे सिंगल है, यहां पे हाइड्रोजन 2 है, यहां पे सिंगल, इसका मतलब यहां पे हम लोग 2 लिख देंगे। तो ये हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया, ठीक है। अब इसका नाम क्या है, देखिए आप लोग, जो प्राप्त हो रहा है यही बोला था, ठीक है। लोह चूर्ण पर जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं, हम लोग रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, वही है। तो FeCl2 मींस ये क्या है, फेरस क्लोराइड, है ना। और फेरस को हम लोग क्या बोलते हैं, आयरन भी बोलते हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, आयरन क्लोराइड है। अब चारों ऑप्शन में आप लोग देखिए कि आयरन क्लोराइड किस में है भाई, तो भाई इसमें देखो आयरन क्लोराइड है, हाँ बिल्कुल। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए दैट इज द राइट आंसर, ठीक है। और इसके साथ में कौन, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस भी निकलती है ना। अब देखिए दिया गया है पहले ऑप्शन में क्या दिया गया भाई, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। लिखा है निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखकर संतुलित कीजिए। अब देखिए सबसे पहले इसमें क्या हम लोग करेंगे, रासायनिक समीकरण
बनाएंगे, मतलब इसको नोट लिखेंगे सूत्रों में, और फिर उसका क्या करेंगे हम लोग, कंपेयर करेंगे, क्या बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर है, बराबर नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको बराबर करेंगे, मीन संतुलित करेंगे, है ना। देखते हैं सबसे पहले, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस है, ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया कर अमोनिया बनाता है, ठीक है। आप लोग इसको लिखिएगा सबसे पहले, नाइट्रोजन जो गैस है ये हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया करके क्या बनाता है भाई, अमोनिया, NH3। अब आप लोग देखिए ये क्या बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर है, तो देखेंगे यहां पे सोडियम मतलब N जो है 2 है, यहां पे N कितना है, सिंगल है, और H कितना है यहां पे 2 है, H कितना है यहां पे 3 है, तो ये संतुलित नहीं है। संतुलित करने के लिए हमको यहां पे क्या करेंगे भाई, 2 से गुणा कर देंगे, अगर 2 से गुणा कर देंगे तो 2n हो जाएगा, N2 ये तो बन गया, ठीक है। और यहां पे H3 3 दूनी 6, H की संख्या 6 हो गई, लेकिन H यहां पे कितना है, 2 है, तो भाई इसको अगर 6 बनाना है हम लोग क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे। अब देखेंगे हम लोग तो N2 2n ये दोनों बराबर हैं, और 3s2 3 दूनी 6, हाइड्रोजन इधर कितना है, 6 है, और इधर कितना है, 3 दूनी 6 है, तो ये बिल्कुल आपका संतुलित हो गया है, ठीक है। बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर हो गए हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर, ठीक है, वायु में दहन होने पर क्या मिल रहा है भाई, जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड हमको प्राप्त होते हैं, मतलब H2O प्लस SO2 ये हमको क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में ऑक्सीजन में दहन होने पर जल एवं सल्फाइड क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होते हैं, बनते हैं। तो भाई कंपेयर करिए, क्या बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर है, यहां पे देखेंगे H2 है, यहां पे देखेंगे H2 है, चलिए यहां तक सही है। यहां देखेंगे S सिंगल है, यहां पे देखेंगे SO2, यहां पर भी S क्या है, सिंगल है। चलिए ऑक्सीजन यहां पे 2 है, और ऑक्सीजन यहां पे 2 और 1 3 है, ये तो भाई हो गया लोचा। यहां पे क्या है, ऑक्सीजन की संख्या दाएं पक्ष में 3 है और बाएं पक्ष में 2 है, तो भाई इसको आपको बनाना है, क्या करना है, ऑक्सीजन को पहले संतुलित करना है, और ऑक्सीजन को अगर हम लोग संतुलित करेंगे तो यहां पर अगर 3 लिख देते हैं, 3 से गुणा कर देते हैं, तो 3 दूनी 6, हमारा यहां पे क्या प्राप्त होता है, 6 ऑक्सीजन हो जाता है, और उस साइड आपका कितना ऑक्सीजन था, 3 था, यहां 2 से गुणा कर देते हैं तो 2 ऑक्सीजन इधर से, 2 इधर से, 4 ऑक्सीजन, और यहां पे कितने हैं, 6 हैं, और यहां भी 2 से अगर गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 2 6, मतलब 3 दूनी 6, O यहां पे क्या हो गया, समीकरण O का संतुलित हो गया। अब किसी और का देखते हैं भाई, यहां पे H2 2 दूनी 4, यहां पे H कितना है, 2 है, तो इससे पहले भी 2 से गुणा कर देते हैं। अब देखिए 2 दूनी 4, H कितना हो गया, 4 हो गया, 2 दूनी 4, H कितना हो गया, 4, S कितना है, सिंगल है ना, यहां पे 2 हो गया ना, H 2 लिख दिए पहले, तो ये भी 2S काउंट होगा ना, तो यहां पे S कितने हो गए, 2, और यहां पे देखेंगे तो S कितने हो गए, 2, तो इसका मतलब ये भी आपका रासायनिक समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया, ठीक है। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लिखा है एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले इसका क्या लिखेंगे, रासायनिक समीकरण लिखेंगे, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ Al2SO4 होल थ्राइस के साथ, सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके किसके साथ, बेरियम क्लोराइड के साथ, BaCl2 अभिक्रिया करके हमको क्या प्राप्त हो रहा है भाई, एल्युमिनियम क्लोराइड प्राप्त हो रहा है, और साथ ही साथ क्या, बेरियम सल्फेट, ठीक है। आप लोग रासायनिक समीकरण सबसे पहले लिख लीजिए। चलिए अब कंपेयर करिए भाई। सबसे पहले देखेंगे Al2,
यहां पर Al सिंगल है, यहां पर Al 2 है, तो सबसे पहले यहां पे इसको 2 बना देंगे। अगर अब यहां पे क्या है, Al तो बराबर हो गया, ठीक है, Al2 ये तो संतुलित हो गया। नेक्स्ट देखेंगे तो यहां पे Cl कितना हो गया, 3 2 9 6, और यहां पे कितने Cl हैं, 2 हैं, तो इसको हमको बनाना है 6, तो 3 से गुणा कर देंगे। यहां पे 3 Cl2 मतलब 3 2 9 6, 6 Cl हो गया और 2 Al, मतलब ये दोनों तो अभी इक्वल हो गए। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, तो यहां पे 3 Ba की संख्या 3 हो गई, और यहां पे कितना है, Ba सिंगल है, तो यहां भी 3 से गुणा कर देते हैं। अब यहां भी हमारा क्या है, 3 जो है मतलब Ba जो है दोनों तरफ इक्वल हो गया, और साथ साथ हमारा SO4 यहां पे कितना है, 4 3 12, SO जो है 12 है, यहां पर कितना है, 4 3 12, SO भी 12 हो गया। इसका मतलब ये समीकरण हमारा संतुलित हो चुका है, हो गया, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। सबसे पहले आपको क्या करना होगा भाई, रासायनिक समीकरण बनाना पड़ेगा, उसके बाद उसको कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। टफ नहीं, आप लोगों को टफ लग रहा होगा, प्रैक्टिस करेंगे बहुत आसानी से हो जाएगा, और समझ में नहीं आएगा तो वीडियो जो है आप 1 से 2 बार 2 से 3 बार आप देखिएगा जरूर, ठीक है, समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके, पोटेशियम धातु जो है जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और प्लस क्या बना रहा है भाई, प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है, दिख रहा है ना आप लोगों को, हाँ दिख रहा होगा भाई। पोटेशियम जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और साथ ही साथ क्या, हाइड्रोजन गैस देता है। अब आप लोग देखिए ये समीकरण संतुलित है, देख लीजिए, तो देखिए यहां पे क्या है भाई, K सिंगल है, K सिंगल है, चलिए ठीक है, O कितना है, सिंगल है, O सिंगल है, चलिए ठीक है, H कितना है, यहां पे इधर 1 है, इधर 2 है, 3 H है, और इधर कितने हैं, 2 H हैं, ठीक है, तो ये असंतुलित है, इसको संतुलित करिए। तो यहां पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, तो 2 दूनी 4, और यहां पे कितना है, 2 और 1, यहां भी 2 से गुणा कर देंगे, तो 2H 4H इधर हो गए, 4H इधर हो गए, ठीक है, और साथ साथ ऑक्सीजन जो O है कितने हो गए, इधर 2 हो गए, और O इधर 2 हो गए, इसका मतलब ये भी सही है। और आपका जो K है ना, K इधर 2 हो गया भाई, और जब K इधर 2 हो गया तो आपको यहां भी K में 2 से गुणा कर देना पड़ेगा। तो आप अब देख सकते हैं दोनों पक्ष कि K यहां पर 2 है, यहां पर भी K 2 है, और इस साथ साथ H की संख्या 2 दूनी 4, 2H इधर से 2H इधर से, 4 इधर भी हो गए, और O जो है आपका 2 है, 2 इस साइड है। इसका मतलब ये समीकरण आपका संतुलित हो गया है, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। अब देखिए आज रासायनिक समीकरण संतुलित ही चल रहा है, ठीक है, इतना एग्जाम्पल हो जा रहे हैं कि आप लोग आसानी से कर लेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में तो पूछे ही जाएंगे 4 से 5 क्वेश्चन, ठीक है, 4 से 5 नंबर यहां से ही पूछे जाएंगे। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, HNO3। अब यहां पे क्या है ना भाई, आपके रासायनिक नाम नहीं दिए गए हैं, नाम दिए होते तो आपको पहले क्या बनाना पड़ता, रासायनिक समीकरण, उसके सूत्र में लिखना होता, फिर उसको क्या करना पड़ता, कंपेयर करना पड़ता। अब यहाँ पे आपको बड़े आसानी से दे दिया है, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस केवल दोनों तरफ क्या करना है, चेक करना है कि संतुलित है कि नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या भाई, H की संख्या 1 है, यहाँ पे H कितने 2 है, तो सबसे पहले हम इसको 2 लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा है ना आप लोगों को कि साइड लिख दे भाई, चलिए लिख देता हूं इस साइड, HNO3 प्लस CaOH2, और ये अभिक्रिया करने के बाद हमको क्या प्राप्त कर रहा भाई, CaN है, ये N है, O3 2, ठीक है, और साथ साथ हमको क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन गैस मिल रहा है, ठीक है। CaNO3 और साथ साथ यही है आपका जो समीकरण दिया है ना, वही लिख रहे हैं हम, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए कंपेयर करिए कि क्या बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर है। तो देखिए सबसे पहले यहां पे हाइड्रोजन क्या है, सिंगल है, यहां पे 2 है, तो हाइड्रोजन को हम 2 बना देंगे, और हाइड्रोजन को अगर 2 बनाएंगे तो यहां पर नाइट्रोजन N जो है
n कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इस साइड देखेंगे n कितना है, तो n हमारा कितना है भाई, यहां पे कितना है, NO3 3 दूनी नियम 6 है ना। NO3 देखिए, NO3 यहां पे कितना है, 3 दूनी नियम 6, और NO3 साथ में है NO 3 दूनी नियम 6, ये 6, मतलब ये दोनों अभी बराबर हो गए। ठीक है, बराबर हो गए ना। देखिए इधर क्या था, H सिंगल था, इधर 2 था, तो हमको इधर H को 2 बनाना पड़ेगा 2 भाई संतुलित करने के लिए। तो 2 से गुणा कर दिए हम, तो इधर 2H हो गया, और इधर क्या है, H2, मतलब दोनों बराबर हो गए। और साथ साथ NO3 पहले था, इसको हम जब 2 से इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसके साथ, तो ये भी तो जुड़ जाएगा ना। तो 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो जब 6 हो जाएगा, यहाँ पे NO3 कितना है, 3 दूनी नियम 6, इधर भी 6 है, देखिए इधर कितना दिख रहा है, 6 दिख रहा है, और इधर अगर हम गुणा करेंगे साथ साथ तो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो ये भी तो इक्वल हो जाएगा। इस साइड देखेंगे तो CaOH2, Ca सिंगल है, चलिए ठीक है। OH2, यहां पे H2 है, लेकिन O क्या है भाई, सिंगल है ना। O क्या है, सिंगल है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पे हमको क्या करना पड़ेगा भाई, 2HNO3 प्लस 2HNO3 प्लस CaOH2 यहां पर क्या है भाई, H2O। अगर हम यहां पर 2 लिख देते हैं तो 2 दूनी नियम 4 हाइड्रोजन है ना। और यहां पे कितने हो गए, OH2। देखिए समीकरण संतुलित है कि नहीं, कहां कंफ्यूज कर रहा है ये, बताइए आप लोग। HNO3 यहां पे देखेंगे आप, 2 हाइड्रोजन, यहां पे कितने हाइड्रोजन, 2 दूनी नियम 4 हाइड्रोजन। ठीक है, 2 हाइड्रोजन यहां है, 2 हाइड्रोजन यहां है, 4 हाइड्रोजन हो गए। यहां से मिलेगा ना आपको, यहां पे देखो 2 है, यहां पे कितने हैं, 2 हैं, तो 2 दूनी नियम 4, इधर 2 और इधर 2, 4 हो गए ना। बायां पक्ष में हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं, और दाएं पक्ष में कितने हैं, 2H2, मतलब 2 दूनी नियम 4, इधर भी 4 हो गए। और O यहां पे देखिए 2 है, और O यहां पे कितने हैं, 2 है, साथ में लिखा हुआ है, इसलिए कंफ्यूज हो रहे होंगे, या कंफ्यूज हो रहे हैं कि यहां पे OH साथ में लिखा है, इसका भी तो 2 माना जाएगा, साथ में लिखा है भाई, इसका भी 2 माना जाएगा, इसका भी 2 माना जाएगा। और यहां पे हाइड्रोजन 2 है, और यहां पे हाइड्रोजन 2 है, इसका मतलब 2 2 4, बाएं पक्ष में 4 हाइड्रोजन है, और दाएं पक्ष में हमारा सिंगल था, तो हमको 2 बनाना पड़ा, तो 2 दूनी नियम 4, H कितने हो गए, 4 हो गए। और साथ साथ ऑक्सीजन O जो है, ये भी 2 हो गए, और यहां पे O 2 दिया गया है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस H2O। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या करना है, आप देखेंगे तो यहां पे NO2 है, यहां पे क्या है, Na सिंगल है, मैं यहां पे ही लिख दे रहा हूं, बना दे रहा हूं। ठीक है, यहां पर ही, यहां 2 से गुणा करेंगे, आप लोग नोट कर लीजिएगा। वैसे मैं बोल रहा हूं कि यहां पर Na सिंगल था, यहां पर Na2 था, 2 था। अब Na को 2 बनाने के लिए हम 2 से गुणा कर दे रहे हैं Na में, तो ये 2 Na हो गया हमारा, इधर 2 Na है, और साथ साथ हमारा SO4 है, और यहां पर SO4 है, चलिए ये सही है अभी। और H2, H कितने हैं, 2 है, H2 है, और O यहां पर सिंगल है, इधर O कितना है, 2, जब 2 से गुणा करेंगे O कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब 2 इधर भी कर देंगे तो 2 दूनी नियम 4, H कितना हो गए, 4 हो गए, 2H यहां से और 2H यहां से, 2H यहां से और 2 दूनी नियम 4, देखिए ये बराबर हो गया आपका, है ना, H भी बराबर हो गया। और 2O हम लिख सकते हैं ना इसको, 2 Na को 2 N भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहां मैं लिख भी दे रहा हूं, अगर पूछा जाएगा Na कितने हैं तो 2 हैं, O कितना है तो 2 है, H कितना है भाई, तो ये भी कितना है हमारा, 2 है। ठीक है, और इधर अगर देखेंगे, और इसमें देख लीजिए आप लोग, मैं इसको बना दे रहा हूं, H यहां पे कितने हैं, 2 हैं, SO4 कितना है भाई, तो यहां पर 4 है। ठीक है, हम राइट साइड देखेंगे तो Na हमारा कितना है, 2 है, SO भाई कितना है, 4 है, और इस साइड क्या है भाई हमारा H 2 दूनी नियम 4, और O हमारे कितने हैं, 2।
हम इस तरह से बिल्कुल अलग अलग कर दिए कि आप लोग इसको अच्छे समझ लीजिए क्या दोनों पक्ष बराबर है कि नहीं है। देखिए यहां पर Na हमको 2 है, इस साइड देखिए Na 2 है, हाँ बिल्कुल सही है। O कितना है 2 है, O कितना है 2 है, H कितना है 2 है, H कितना है 4 है। लेकिन ध्यान से देखिए H यहां 2 है, H यहां 2 है, तो 2 और 2 ये तो जुड़ जाएंगे ना, तो H कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। इसका मतलब H इधर 4 है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में H 4 है, ठीक है। SO4 है, SO4 है, इसका मतलब ये रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया है, ठीक है। ये रासायनिक समीकरण क्या हो गया है, संतुलित हो गया है, ठीक है। हमने इसको अलग अलग कर दिए, जो इसके एलिमेंट हैं उसको अलग अलग उसके संख्या भी लिख दिए हैं कि कितने इसके परमाणु हैं, नंबर हैं संख्या में, ठीक है। तो दोनों पक्ष हमारे यहां पे अगर देख पा रहे होंगे तो बराबर है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखते हैं NaCl प्लस AgNO3 AgCl प्लस NaNO3। भाई चलिए कंपेयर करिए, यहां Na सिंगल है, Na सिंगल है, चलिए ठीक है। Cl सिंगल है, Cl सिंगल है, ठीक है। Ag सिंगल है, Ag सिंगल है, ठीक है। NO3 NO3 है, NO3 है, ठीक है। भाई इसको क्वेश्चन क्यों दे दिया यार, ये तो ऑलरेडी संतुलित है ना, है ना। ये तो भाई ऑलरेडी संतुलित समीकरण दिख रहा है ना। आप लोग देखिए Na यहाँ पे क्या है, सिंगल है, यहाँ पर Na सिंगल है, Cl सिंगल है, Cl सिंगल है, Ag सिंगल है, Ag सिंगल है, NO3 है, NO3 है। भाई काहे पूछ लो यार कंफ्यूज करने के लिए देते क्या ये। चलिए कोई नहीं, हमारे लिए तो आसानी हो गई कि सॉल्व ही नहीं करना पड़ा। ये ऑलरेडी क्या है, समीकरण जो है ऑलरेडी क्या है, संतुलित है, ठीक है ना। ये समीकरण पहले से ही संतुलित है, ये क्वेश्चन में ही दिया गया है संतुलित। अच्छा नेक्स्ट देखिए आप लोग, ये डी है, BaCl2 प्लस H2SO4 और ये क्या प्राप्त हो रहा है हमारा, BaSO4 और साथ साथ हमको क्या मिल रहा है, HCl मिल रहा है, ठीक है। नोट कर लीजिए। अब देखिए यहां पे क्या है भाई, दिख रहा है ना आप लोगों को, यहां पे Ba सिंगल है, Ba सिंगल है, चलिए ठीक है। यहां पे Cl2 है, यहां पे Cl सिंगल है, तो भाई Cl सिंगल को 2 बना दो, लो 2 बन गया। अब 2 Cl हो गए तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 हो गए। यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, चलिए बन गया ये। और ये जो है ना H, इसके नीचे लिखा हुआ है H2SO4, ये S के पहले नहीं है, H के नीचे लिखा हुआ है, आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये H2SO4 है, देखिए मैंने लिख दिया है, ठीक है। ये H2SO4 है। तो यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं बाएं पक्ष में, अभिकारक में 2, और इधर भी हाइड्रोजन कितने हो गए, 2। SO4 इधर SO4 है, इधर क्या है SO4 है, चलिए ठीक है। और Ba कितना है, सिंगल, Ba सिंगल, Cl2 और 2 Cl, मतलब हमको केवल इस यहां पे 2 से गुणा कर देना था बस, ठीक है। ये जो मैं लिखा हूं ना, ये मैं अलग से नहीं किया हूं, ये आपके क्वेश्चन में था, मैं इसको करेक्ट कर दे रहा हूं, नहीं तो LO से लिखा हूं। आप लोग कहेंगे देखिए सर नीचे लिख दिए, नीचे नहीं लिख रहा हूं, ये ऑलरेडी लिखा हुआ था, ठीक है। H2SO4, ठीक है। यहां पर इस समीकरण में हमको केवल यहां 2 से गुणा करना पड़ा, बाकी कुछ नहीं करना पड़ा, ठीक है। इस समीकरण में केवल 2 से गुणा करना पड़ा। ये जो मैं यहां पे लिखा हूं H2SO4, ये आपके क्वेश्चन में दिया गया था, बस थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था कि S के पहले 2 लिख दिया गया था, ठीक है, जबकि H के नीचे होना चाहिए था, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ये आपका क्या है, रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया, और ये तो ऑलरेडी संतुलित था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट क्या है, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित। देखिए ये भी रासायनिक समीकरण संतुलित करना है, ठीक है। अब इसको जो है नेक्स्ट सेशन में लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में लेते हैं। सो आज के लिए इतना ही। आप लोग भाई मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करिए खूब, ठीक है। और उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई जो है अच्छे से कर रहे होंगे। कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है, इशू होता है, तो आप लोग बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम लोग जो है इसको बिल्कुल सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो अगेन, जो बच्चे नए हैं वो जो है इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ठीक है। और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जरूर करिएगा, ठीक है। सो ये हमारा तीसरा जो है लेक्चर था, जो कि पहले पार्ट में ये मैंने जो चैप्टर फर्स्ट
पहला और दूसरा उसके जो डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चन थे सॉल्व कराया गया। और ये आपका तीसरा लेक्चर है, जैसा देख पा रहे होंगे ये तीसरा लेक्चर है। तीसरे लेक्चर में हम लोग क्या क्वेश्चंस आंसर कर रहे हैं। एक और इसका भी वीडियो आएगा चैप्टर फर्स्ट का, उसमें जो भी बचे हैं अभी क्वेश्चन और आंसर वो कराया जाएगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रखें साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ। ठीक है, सो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।